नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गोगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैंक का चैप्टर चल रहा है और बैंक के चैप्टर के अंदर हमने 5 वीडियो देख ली है। आज की वीडियो कौन सी है? हमारी वीडियो नंबर 6। और हमारा वीडियो नंबर 5 में टॉपिक कौन सा चल रहा था? केंद्रीय बैंक के कार्य। और केंद्रीय बैंक के कार्य में हमने कितने कार्य कंप्लीट कर लिए थे? हमने सर कंप्लीट कर लिए थे 4 कार्य। कौन कौन से 4 किए थे? सबसे पहले हमने किया था नोट जारी करना। क्लियर? हाँ सर किया था। समझ में आ गया था? हाँ सर समझ में आ गया था। कोई डाउट? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था? सरकार का बैंक। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? बैंकों का बैंक। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? अंतिम ऋणदाता। और आज किसकी बारी है? आज बारी है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय बैंक के कार्य, पॉइंट नंबर 5, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। अब ये विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है? विदेशी मुद्रा कोष का मतलब होता है विदेशी पैसा जिस कोष में रखा जाता है। विदेशी पैसा क्या होता है? डॉलर, यूरो, पाउंड, दिनार, दिरहम, ये सारी की सारी चीजें जिस खाते में रखी जाती है उसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा कोष। क्या कहते हैं उसको? विदेशी मुद्रा कोष। तो जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है वो विदेशी मुद्रा कोषों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। देखो, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। इसका मतलब वो उसको अपने पास सुरक्षित रखता है। क्यों रखता है देखते हैं आगे। केंद्रीय बैंक ना विदेशी विनिमय को संरक्षित रखता है। इसका मतलब केंद्रीय बैंक केवल ना विदेशी विनिमय कोष को संरक्षित रखता है बल्कि मतलब अपितु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार का मतलब जहां पे करेंसियों को बेचा और खरीदा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में करेंसी का मतलब जहां पे डॉलरों को बेचा और खरीदा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को, विनिमय दर का मतलब होता है जब हम डॉलर लेने जाते हैं तो रुपए दे के आते हैं, तो उसमें जो बदला बदली की जाती है उस दर को बोलते हैं हम विनिमय दर। जैसे $1 बराबर 70 रुपए, 72 रुपए, 75 रुपए, 78 रुपए, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से। तो ये क्या कहलाती है? विनिमय दर। क्लियर हुआ? देखो क्या कह रहे हैं, केंद्रीय बैंक ना विदेशी विनिमय को संरक्षित रखता है। इसका मतलब वो केवल अपने पास इकट्ठा कर ही नहीं रखता बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार के अंदर जब डॉलरों के रेट बहुत बढ़ने लगते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए वो उसका यूज करता है। किसका? अपने उस कोष का। मतलब जब उसको लगता है कि डॉलरों के रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए डॉलरों को बेचने या फिर खरीदने लगता है। देखो, अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्थिरता है मतलब ना तो ज्यादा बढ़े और ना ज्यादा घटे, स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंध करता रहता है। मतलब वो कभी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे कम करने की कोशिश करता है। इसी उद्देश्य के लिए वो क्या करता है? विदेशी विनिमय को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। ये भी एक केंद्रीय बैंक का कार्य है। आगे देखो, स्थिरता रखने के लिए केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता रहता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता रहता है। इसका मतलब इसका डॉलरों का खरीद और बिक्री वो करता रहता है। किसका काम हो गया? केंद्रीय बैंक का। क्लियर हो गया? चलो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसकी रिवीजन कराएंगे अभी। आगे देखो, पॉइंट नंबर 6 देखना, साख मुद्रा पर नियंत्रण। अब साख मुद्रा पर नियंत्रण जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, मतलब जो व्यापारिक बैंक जो साख दे रहा है कहीं वो ज्यादा ना दे दे, उस पर नियंत्रण लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ज्यादा की जरूरत हो, व्यापारिक बैंक साख दे ही ना, उस पर नियंत्रण लगाना। तो ये काम किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। और वो ऐसे नियंत्रण कैसे करता है वो हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वो नियंत्रण कैसे करता है। क्लियर? अभी सिर्फ इस कार्य को देखते हैं। क्या है? साख मुद्रा पर नियंत्रण कैसे लगाता है? वास्तव में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य साख मुद्रा पर नियंत्रण लगाना है। ऐसे पॉइंटों में मेंशन करना है, साख मुद्रा पर नियंत्रण लगाना है। ठीक है, मतलब वो उस पर नियंत्रण लगाता है। जब उसे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा और जब कम करना होगा तो कम करेगा। साख नियंत्रण से अभिप्राय साख की मात्रा में देश की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? तो सर मौद्रिक आवश्यकता। मौद्रिक आवश्यकता का मतलब
हमारे देश को कितनी मुद्रा की आवश्यकता है उसके हिसाब से क्या करता है वो, उसके हिसाब से मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार वृद्धि या कमी करता रहता है। ये काम किसका है, आरबीआई का। उसको लगता है कि भाई साख ज्यादा देनी है तो उसको ज्यादा मात्रा में साख दिलवाता है, किससे, व्यापारिक बैंक से। कैसे, तो वो बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे हमारे देश की मौद्रिक आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो उस काम को करता है। साख आवश्यकताओं से अधिक प्रसार होने पर, अगर साख अर्थव्यवस्था में ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाता है, देखो, साख आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि सर ये मुद्रास्फीति क्या होती है, किसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का आप यहाँ पे सिर्फ छोटा सा पॉइंट समझ लो कि जिसमें मांग बहुत ज्यादा हो जाती है और कीमतें क्या होती है, बढ़ने लगती है। बाकी इसे विस्तार से हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो है ना वो इसी टॉपिक से है, तो उसको वहां पे पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप इतना ही समझ लो कि अगर साख ज्यादा आ जाए अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। और अगर साख कम हो, मतलब पैसा कम हो, तो अपस्फीति डेफिशिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, पैसे पर नियंत्रण लगाता है, साख पर नियंत्रण लगाता है, ताकि साख अधिक मात्रा में ना हो, ना ही साख कम मात्रा में हो, एक उचित मात्रा में चलता रहे। क्लियर हो गया। तथा यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा कम होने पर अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को नियंत्रण में रखता है। इसीलिए वो क्या करता है, साख को नियंत्रण में रखता है ताकि ज्यादा ना हो और कम भी ना हो। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। हमारा पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से पॉइंट नंबर 7 और समझ लेते हैं, फिर एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसका 7वां और आखिरी काम क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, बट फिर भी समझ लेते हैं कि आरबीआई हमारे लिए और क्या काम करता है। देखो जरा ध्यान से, आरबीआई हमारे लिए और क्या काम करता है। आरबीआई हमारे लिए काम करता है समाशोधन गृह का कार्य। अगर आपको नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही हो शायद, तो मैं बोल रहा हूं, उसको सुनना जरा ध्यान से। समाशोधन गृह का कार्य। अब समाशोधन गृह का कार्य क्या होता है, इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपके सामने दो व्यक्ति बने हुए, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। इसी तरह से आपके पास नीचे दो बैंक बने हुए हैं, बैंक एसबीआई और बैंक पीएनबी। इसका अकाउंट इसमें है, इसका अकाउंट इसमें है। अब इसे ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता रहा हूं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, इसका अकाउंट पीएनबी में है और इसका अकाउंट एसबीआई में है। क्लियर, चलो ठीक है। अब इसने इसको 15,000 रुपए पे किए। कितने किए, 15,000, लेकिन कैश नहीं दिया। कैसे दिया, चेक से दिया। क्लियर, आंसर क्लियर। अब ये क्या करेगा, अब इसने जब इसको चेक दिया तो इसने कौन से बैंक का चेक दिया होगा, पीएनबी का दिया होगा, क्योंकि इसका अकाउंट तो पीएनबी में है। तो इसने इसको चेक दिया 15,000 का। इसने क्या किया, इसने वो 15,000 का चेक जाके अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, जमा करा दिया। अब इसने चेक तो यहां जमा करा दिया और बैंक ने क्या किया, बैंक ने इसको 15,000 रुपए दे दिए। क्लियर, लेकिन बैंक वो 15,000 कहां से लाएगा, बैंक वो 15,000 कहां से लाएगा। बैंक क्या वो 15,000 लेने के लिए इसके पास जाएगा। चलो एक ट्रांजेक्शन तो यही हो गई, इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। क्लियर, इसको हम यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। आगे देखना क्या कर रहे हैं। अब की बार इसने इसको 15,000 का चेक दिया, इसने इसको 15,000 का चेक दिया। अब इसने इसको 15,000 का चेक दिया तो ये क्या करेगा, ये 15,000 का चेक यहां जमा करा देगा। करा दिया, हाँ सर करा दिया। इसने इसको 15,000 दे दिए। अब ये 15,000 कहां से लाएगा, ये कहां से लाएगा, क्या ये 15,000 लेने के लिए इसके पास जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो चेक इसके पास आया था और जो चेक इसके पास आया था, इन दोनों का अकाउंट कहां होता है, इन दोनों का अकाउंट होता है सर आरबीआई के पास। किसके पास होता है, आरबीआई के पास। और इनके एक दूसरे के पास चेक भी होते हैं। किसके चेक, आरबीआई के चेक इनके पास होते हैं। ये एक दूसरे के चेक भी दे सकते हैं और इन चेकों को कहां जमा करा सकते हैं, आरबीआई में। जब वो चेक आरबीआई में जमा कराया तो आरबीआई का, इनका दोनों का अकाउंट कहां होगा, आरबीआई में होगा ना। तो जो भी दोनों का लेन देन बनेगा, आरबीआई के पास जो इनके अकाउंट है, इस अकाउंट में वो लेन देन कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, समाशोधन गृह का
कार्य। ये क्या होता है? समाज शोधन गृह का कार्य। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। चलो एक बार इसे पढ़ के करते हैं। समाज शोधन गृह का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा दूसरे बैंकों का क्या रखना? हिसाब किताब रखना। ठीक है, केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब रखता है। यहाँ रखा था ना, इसने यहाँ जमा करा दिया, इसने यहाँ जमा करा दिया। जो भी दोनों में अगर लेन देन होना था तो लेन देन हुआ, नहीं होना था तो नहीं हुआ, बाकी इसने हिसाब किताब इनका रख लिया। हर एक बैंक का केंद्रीय बैंक के पास खाता होता है। अभी बताया ना मैंने, इसका भी खाता यहाँ होता है और इसका भी खाता यहाँ होता है। आगे देखना, तथा इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक भी आते हैं। इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं और चेक आने की वजह से ये चाहे तो आरबीआई के चेक इशू कर कर, जैसे हम अपने चेक देते हैं ना, वैसे ही आरबीआई के चेक एक दूसरे को देकर भी ट्रांजेक्शन को खत्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो चेक का पैसा जो होता है वो आरबीआई में डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद उसकी पेमेंट इनको मिल जाती है। क्लियर हो गया? एक दूसरे के चेक आते हैं जिनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। जिनका भुगतान कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। इसको बोलते हैं समाज शोधन गृह का कार्य। ठीक है, एक बार हम जल्दी से फटाफट से रिवीजन मारते हैं। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक का मतलब आरबीआई जो होता है वो विदेशी पैसे को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। और वो अपने पास इकट्ठा करके क्यों रखता है? क्योंकि जब भी अगर अर्थव्यवस्था में, कभी भी अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार के अंदर, अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार के अंदर करेंसियों के रेट बढ़ने या घटने लगे, डॉलर, यूरो, पाउंड, दिनार के रेट बहुत ज्यादा बढ़ने या बहुत ज्यादा घटने लगे, तो उनको नियंत्रित करने के लिए वो क्या करता है? विदेशी मुद्रा को अपने पास इकट्ठा करके रखता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे देखो, साख मुद्रा पर नियंत्रण। अब साख मुद्रा पर नियंत्रण का मतलब केंद्रीय बैंक का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो साख पर नियंत्रण करता है। जब उसे लगता है कि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पैसा बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो उस पर रोक लगाता है। और वो रोक कैसे लगाता है? वो रोक लगाता है कैसे, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो को जरूर देखना। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक मैं वहां बताने जा रहा हूं वही टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 8 में भी यूज होंगे। ध्यान रखना, इसीलिए उसको यही समझ लेना अच्छे से ताकि चैप्टर नंबर 8 में आपको दिक्कत ना हो। वही पॉइंट चैप्टर नंबर 8 में होंगे। ठीक है, तो साख मुद्रा पर नियंत्रण लगाता है। कैसे लगाता है तो वहां जानेंगे। और अगर अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में साख आ जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और अगर अर्थव्यवस्था में कम मात्रा में साख होता है तो डेफिशिएट होता है। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब कीमतों का बढ़ना, मांग का बढ़ना, और अपस्फीति का मतलब मांग का कम होना। क्लियर हो गया? चलो ठीक है सर, हो गया। ठीक है, समाज शोधन गृह का कार्य का मतलब क्या होता है? समाज शोधन गृह के कार्य का मतलब होता है कि एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका जो चेक का भुगतान होता है वो चेक का भुगतान कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं समाज शोधन गृह का कार्य। अब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे, वीडियो नंबर 5 में, कि हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले कैसे क्वेश्चन है। क्या पेपर के अंदर ऐसे पूछेगा कि केंद्रीय बैंक के कार्य बताओ और हमें सातों कार्य बताने पड़ेंगे? नहीं, वो हमसे कोई एक कार्य पूछेगा। और क्वेश्चन कैसे देगा? देखो बोर्ड पर बना रखा है, केंद्रीय बैंक के सरकार के बैंक के कार्य की व्याख्या करो। इसका मतलब आपको सिर्फ एक काम बताना है, कौन सा? सरकार का बैंक, जो हमने वीडियो नंबर 5 में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ठीक, 4 मार्क्स में आपको कितने पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे? 4 पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। और कैसे मेंशन करने हैं वो मैंने आपको वीडियो में बना के दे रखे हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं बैंकों का बैंक? तो ये भी पॉइंट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कोई भी एक पॉइंट पे, एक कार्य को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपके कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए। तो कितना इजी है ना चैप्टर? हाँ सर, ये चैप्टर तो बहुत इजी है। मे भी आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आ गया होगा। और फिर वही डेली की तरह, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो कहाँ पे पूछोगे डाउट? डाउट पूछने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मैं आपके डाउट की एक वीडियो बना सकूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बाय।